हेलो बच्चों, मैं साक्षात्कार के संबंध में कई वीडियोस बना रहा हूं और आप लोग को भेज भी रहा हूं और आप बच्चे उस पर जो कमेंट्स भेज रहे हैं उससे मैं देख करके आह्लादित भी हो रहा हूं, खुश भी हो रहा हूं कि चलिए मेरे बच्चे जो हैं वो इससे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। कितना लाभ आपको मिला बेटा, ये तो आपके जो साक्षात्कार हैं, जो इंटरव्यू हैं, उसमें पता चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश भी शब्द का इस्तेमाल करूँ। मेरी आदत थोड़ी बनी है शुद्ध हिंदी बोलने की और थोड़ी सी आदत में शामिल है बेटा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश वाले वर्ड्स भी दे दूँ। कुछ बच्चों ने लिखा कि सर इंग्लिश वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल कर दिया कीजिए, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज LSW को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। LSW वाले सेक्शंस में मैंने फर्स्ट पेपर से बहुत सारे प्रश्न मैंने कर दिए, वहाँ से उतने ज़्यादा आएंगे नहीं। अब सेकेंड पेपर वाले जो हैं उसकी तैयारी करनी। देखिए सेकेंड पेपर वाले में सेगमेंट में आपसे ज़्यादा प्रश्न तो बेटा आएगा वो सोशल सेक्टर से ही। देखिए मैं अधिनियम भी आपका करवा दिया, ठीक है। अधिनियम में कहाँ से पूछेगा वो सारे मैं चैप्टर वाइज इसीलिए करवा रहा हूँ कि किसी की कभी कभी होता है कि कहीं कहीं विशिष्ट क्वेश्चंस पूछ देता है, वहाँ से आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। कोई एक्सपर्ट मान लीजिए कि LSW के बैठ गए तो वो आपसे पूछ दे, तो मैं अपने बच्चों की समग्रता में तैयारी करवाता हूँ, कोई एस्पेक्ट छूटने ना पाए। आप ऐसा मत समझिए GS में भी कि ऐसा कि आपका इकोनॉमिक्स नहीं है तो आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा, नहीं, इकोनॉमिक्स तो पार्ट है ही, आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा। तो आपसे ठीक है, आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पूछे जाएंगे, मैक्रो पूछे जाएंगे, वो तो अप्लाइड है, वो तो पूछे जाएंगे क्योंकि वो आपके काम के अंतर्गत में भी आएगा और करों के संबंध में तो पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पूछे जा सकते हैं, उद्योग के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो जो वो अप्लाइड सेक्शन है उससे वो लोग ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि वो उनको ज्ञान भी इसका होता है। ऐसे भी कोई भी सेक्टर के होंगे लेकिन ज्ञान होगा। उनको देखिएगा LSW से अगर उनको कुछ नहीं आता होगा तो गरीबी, बेरोजगारी, ये सब तो सबको आता है, वहाँ से प्रश्न पूछ देते हैं लोग, ठीक। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला चीज़ है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। तो आज मैं जो चर्चा करूँगा वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर चर्चा करूँगा। मैं बताऊँगा हर एक चैप्टर पर क्या प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाए। थियोरेटिकल जो है ज्ञान तो आपको होगा ही, पूरा पढ़ ही क्या है, लेकिन उससे क्या अप्लाइड प्रश्न इंटरव्यू के लायक बनेंगे, शायद वो आपको अभी उतनी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि बच्चे अभी इसको ले लेते हैं क्योंकि छोटा सिलेबस है, सब 20 क्वेश्चन रट लिए और कहीं से नोट्स प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुतरे बच्चे होते हैं LSW में। मैंने बहुत दिनों से यही देखा कि छोटा सिलेबस के कारण इसमें आकर्षण का केंद्र बना रहता है और वो लोग क्या करते हैं 20 क्वेश्चन रटे और दे लिए और उनको आ गया नंबर, अब आगे कम्पीट कर गया, लेकिन उनको जो कहा जाए डीप नॉलेज वहाँ पे नहीं रहती है। अब वहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ट्विस्ट करके कैसे पूछे जा सकते हैं और छोटी छोटी बातें कहाँ कहाँ पर प्रश्न उठती, ये उनको ज्ञान नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए जब चूँकि मैं प्रत्यक्ष जब क्लास लेता था तो एक बहुत वृहद रूप में लोगों को बताता था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं छोटे छोटे सेगमेंट पर, कुछ बच्चे कहते हैं कि लंबा क्लास लेकर के बता दीजिए, बेटा इसीलिए नहीं देता कि छोटे छोटे कैप्सूल से आप बिल्कुल आपके दिमाग में हर चैप्टर वाइज बैठेगा। लंबा तो दे तो दूं, मैं तो घंटों पढ़ाता हूं, जो मैं आप पढ़ते हो, आप जितना आप पढ़ना चाहिए आप तो ऊब जाओगे। मैं 4-4, 5-5 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, ये मेरी अपनी क्षमता। छोटे छोटे इसलिए दे रहा हूं कि लोग कहते हैं कि आप दीजिए, मैं दूसरों की ही बात मान रहा हूं कि छोटे छोटे कैप्सूल में बच्चे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझेंगे, तो मैं उनकी बात मान करके छोटे छोटे स्तरों पर आपको दे रहा हूं कि सेक्शंस वाइज बांट देता हूं। तो ये इसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा है कि प्रश्नों का जवाब मैं उसको जितने बच्चे लिख रहे हैं उन सब को मैं एकत्रित कर करके एक दिन उस पर मैं आप लोग के सवालों के जवाब दे दूंगा, ठीक है, वो एक दिन में कर दूंगा, ठीक है। आप लोग लिख के भेजिए,
मैं किसी एक दिन सारे लोगों के कौन कौन से व्यक्तियों ने भेजा, मैं उनको संबोधित करते हुए उनका सब जवाब दे दूंगा। ठीक, अब मैं आता हूँ औद्योगिक संबंध पर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर। पूछा जा सकता है बताओ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को डिफाइन करो, क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो आप बोलेंगे कि महोदय उत्पादन के क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को ही औद्योगिक संबंध कहते हैं। सामाजिक संबंध, अब पूछे सामाजिक संबंध औद्योगिक संबंध में क्या अंतर। तो सामाजिक संबंध जो होते हैं वो हम लोग के व्यक्तिगत संबंध जितने भी होते हैं, जैसे पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ, ये जितने रिलेशनशिप बनते हैं सामाजिक संबंध, या किसी दोस्त के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या बनता है, ये सामाजिक संबंध कहे जाते हैं। समाज में जितने भी रिलेशन बनते हैं रिलेटिव्स के बीच में या दोस्तों के बीच में, इसको सामाजिक संबंध कहा जाता है। उद्योग के स्तर पर जो उत्पादन के क्षेत्र में जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं उसी को औद्योगिक संबंध कहते हैं। अब ये औद्योगिक संबंध के अंतर्गत में श्रमिकों और नियोजकों के बीच का संबंध, ठीक है, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच का संबंध, श्रमिकों और श्रम संगठनों के बीच का संबंध, नियोजक एवं नियोजक के बीच का संबंध, नियोजक एवं नियोजक संगठन के बीच का संबंध, श्रम संघ, नियोजक संगठन और सरकार के बीच का संबंध, सब आ जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में जैसे जैसे इंटरवेन होता गया, हस्तक्षेप होता गया, वैसे वैसे इसके संबंधों का विस्तार होता गया। छोटे स्तरों पर पहले केवल एक श्रमिक और नियोजक, उसके बीच का आत्मीय संबंध होता था। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी तो फिर श्रमिक जो है संगठित होने लगे, ज़्यादा संख्या में हो गए तो वे अपने हितों के संरक्षण के लिए संगठन बना दिया, तो ये श्रम संगठन आ गया। नियोजक जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो निश्चित रूप से श्रमिक के बीच में इकोनॉमिक क्लैश होगा, तो वो भी अपने हितों के लिए संगठित होने लगे तमाम नियोजक। अब ये दोनों के बीच का जो संघर्ष उत्पन्न हुआ तो दोनों में स्ट्राइक और लॉकआउट जैसे कॉन्सेप्ट आने लग गए, तो स्थिति ये हो गई कि आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध हो गई, तो देश का विकास प्रभावित होने लगा, तो सरकार की उत्पत्ति हो गई, इंटरव्यू किया, सरकार ने इंटरवेन किया। तो ये तमाम जो इकाइयां हैं और तमाम जितने भी इसमें लोग हैं उनके बीच का जो संबंध है यही औद्योगिक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो कहेगा कि क्या संबंध में केवल सहयोग ही आता है, तो नहीं, सहयोग और संघर्ष ये दोनों पहलू हैं औद्योगिक संबंध के। ठीक है, यानी कि कॉपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये अगर अच्छा कॉपरेशन है, ठीक है, तो सहयोग होगा, यानी स्वस्थ वातावरण है, औद्योगिक बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा। और जहाँ पे हितों को लेकर के टकराहट उत्पन्न होती है वहाँ संघर्ष है। ठीक है, तो इस औद्योगिक संबंध की ये परिभाषा हुई। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, 4 लाइन बता दीजिएगा, काम खत्म। इसके बाद आएगा कि बताइए, जब मैंने कहा कि जैसे ही मैंने कहा कि ये नियोजकों और नियोजक संगठनों और सम संगठनों की बात की, बस वो तुरंत उसी सम संघों की बात की, वो काट देगा, हो सकता है आपको बोलेगा बताओ 2-4 नियोजक संगठन का नाम बताओ। तो देखिए बेटा, नियोजक संघ और श्रम संघ जितने भी हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। श्रम संघों के बारे में तो जरूर होनी चाहिए, ध्यान में रखिए। नियोजक संगठन के बारे में भी होनी चाहिए। तो कौन कौन से संगठन, आप फिक्की है, एसोचैम है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन सब के बारे में 2-4 लाइन, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, उद्देश्य क्या है, ये आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, मैंने दिया होमवर्क आपको दिया, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए एक LSW के छात्र को। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि भारत में औद्योगिक संबंध जो जितने विकसित होने चाहिए उतने नहीं हुए, इसके क्या कारण है। ठीक है, अब ये इंटरव्यू का प्रश्न है बेटा, यही औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं शायद उतना ना पूछे, वो तो जो मैंने कहा शुरुआत करता हूँ तो मैं डिफिनेशन के जरिए शुरू करता हूँ। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, बताओ औद्योगिक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है भारत में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण देखते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आप बोलेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंध है, प्रबंधक जो होता है, प्रबंध और एडमिनिस्ट्रेशन और
श्रमिक, इनके बीच के खराब जो संबंध है उसका सबसे प्रमुख कारण जो मजदूरी है वो है, और उनकी जो कार्यदशाएं हैं वो खराब हैं, यानी कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा अभी जितनी घटनाएं घटती हैं दिल्ली वगैरह में, कहीं देखिएगा कहीं कारखाना में आग लग गई, वहाँ वर्किंग कंडीशंस कैसे है, बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। जब सरकार की भी नींद टूटती है, पता नहीं कौन सा निरीक्षण लोग करते हैं, निरीक्षण तो बिल्कुल होता ही नहीं। तभी ऐसे है, रिहायशी इलाकों में आप चला रहे हैं कोई कारखाना और आपने सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा, वर्षों से जो है बिजली बिल्डिंग ढह गई, बिजली में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बिल्कुल उसका सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, झुलस के लोग मर गए। तो ये जो सब हमारे यहाँ सबसे खराब कारण वर्किंग कंडीशंस का जो है वो नहीं होना बढ़िया, और वेतन की जो है वो सेटिस्फैक्शंस नहीं है, वो कमी है, क्रश करते हैं लोग। इसका सबसे प्रमुख कारण संघर्ष का यही, अच्छे कंडीशन जो हमारे यहाँ अधिक संबंध के नहीं है उसका सबसे प्रमुख कारण आप यही बताएंगे। दूसरा है कि अनधिकृत रूप से वेतन में कभी कभी कटौती कर ली जाती है, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ बहुत मिलता है देखने को। और जो फ्रिंज बेनिफिट है वो नहीं दी जाती है। अब आपसे पूछेगा फ्रिंज बेनिफिट क्या है, तो फ्रिंज बेनिफिट जान लीजिए, यहीं पे रुक मैं बता देता हूँ। फ्रिंज बेनिफिट उसको कहते हैं बेटा, जो वेतन और मजदूरी के अतिरिक्त अन्य जो परिलब्धियां मिलती हैं, जो लाभ में दिए जाते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधा, ठीक है, जैसे बच्चों के स्कूल की सुविधा, ठीक है, जो कार्य क्षमता में ये सब कहीं ना कहीं मनोरंजन और तमाम चीज़ों की सुविधा, ये अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो वेतन के अतिरिक्त दिए जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। तो वो हमारे यहाँ देने का कोई नहीं, वेतन ही ढंग से नहीं देता, तो फ्रिंज बेनिफिट्स कहाँ से देंगे। बहुत कम उद्योगपति जो होते हैं वो लोग देते हैं, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, मैं उस पर आऊँगा, ठीक है। पदोन्नति के अवसरों की कमी, पदोन्नति नहीं है, वो जो जिस पद पर बैठा और रिटायर भी उसी पद पे कर जाता है, तो कहाँ मिलता है उतनी पदोन्नति का कोई अवसर भी ज़्यादा नहीं है। और जो हमारे यहाँ जो मजदूरी है वो कहीं प्रेरणात्मक मजदूरी का नहीं होना, मतलब प्रेरणा स्वरूप जो है वो बढ़ता चला जाना चाहिए। मजदूरी में एक सर्टेन पीरियड के बाद जैसे महंगाई भत्ता बढ़ती है, डीए बढ़ता है, उस प्रकार से जो जैसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है वैसे श्रमिकों का वेतन उस प्रकार से नहीं बढ़ता, वहाँ क्रश किए जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के जो कारण है वो आर्थिक कारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य कारण भी रहते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण है, तमाम है, वो सब भी रहते हैं, लेकिन ये सब कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ ट्रेड यूनियंस है उसको नियोजक जो है वो मान्यता नहीं देता, ट्रेड यूनियंस को डेवलप होने नहीं देता। हमारे यहाँ परंपरा बहुत कम रही है कि ट्रेड यूनियंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। वो तो राजनीतिक संगठन है, उनकी वजह से ट्रेड यूनियंस थोड़े फ्लरिश किया और बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसको कोई उद्योगपति जो कई श्रम संगठन, छोटे श्रम संगठन है, और इसको किसी को मान्यता नहीं देता है नियोजक, वो देने में आनाकानी करता है, ये भी औद्योगिक संबंध को बिगाड़ता है। अगर श्रम संगठन को मान्यता दे दे नियोजक, तो निश्चित रूप से नियोजक अपनी बातों को श्रम संगठन रखेगा, नियोजक उसको मानेगा, तो औद्योगिक वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, और उससे जो है उत्पादन में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और देश की इकोनॉमी जो है वो लगातार निर्बाध रूप से ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे अगर पूछना होगा, मुझे पूछना होगा तो मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, यही सब प्रश्न पूछूंगा जो अब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न आएंगे मैं सब पूछूंगा। इसी क्रम में मैं वो जो मुख्यतः जो प्रश्न आते हैं इंटरव्यू के लिए मैं सब पूछ दे रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल भी हैं और जो अभी परिस्थिति जन्य भी हैं, ठीक है। तो अभी परिस्थिति जन्य में सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रश्न कौन सा है कि लॉकडाउन के काल में औद्योगिक संबंध में, तो जो आप देखे जाएं तो औद्योगिक संबंध बिल्कुल बिखर गए। इस संबंध में आपकी क्या राय है? स्टेटमेंट दिया, इस लॉकडाउन पीरियड में औद्योगिक संबंध जो है बिल्कुल चरमरा गया।
आप देखेंगे तो इसके क्या कारण है आप समझते हैं? तो बोलेंगे महोदय, लॉकडाउन में पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो छिन भिन्न हो गई। केवल हमारे ही देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मंदी छा गई है। उत्पादन कार्य चूंकि ठप पड़ गया, जिसकी वजह से जो हमारे श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो गए। नियोजक अपने तालाबंदी करनी पड़ी, उनको लॉकआउट करना पड़ा पूरी तरह से। तो इस प्रतिकूल जो स्थिति में, चूँकि जब प्रतिकूलता आती है महोदय, तभी संबंधों के बारे में जो सही जानकारी मिल पाती है कि हमारी औद्योगिक संबंध रहे चाहे सामाजिक संबंध रहे वो कैसे हैं। किसी व्यक्ति के निजी जीवन में भी प्रतिकूलता आने पर ही पहचान हो पाती है। तो इस प्रतिकूलता की स्थिति में कई ऐसे नियोजक हैं जो क्रूर व्यवहार भी किया, और कई ऐसे नियोजक भी हमारे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी तमाम लाभ की अनदेखी किए बगैर उन्होंने सहायता भी की। ऐसे भी उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो, चाहे उद्योग का स्तर हो, चाहे राज्य का स्तर हो, सभी जगहों पे ये आपको इसके असर दिखाई पड़े। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो सबसे खराब स्थिति रही वो श्रमिकों की रही। ठीक है, आप श्रमिक पलायन के बारे में बात करेंगे कि उत्पादन कार्य जो ठप हो जाने से जो छोटे नियोजक थे, खासकर जो मंझोले और छोटे उद्यमी थे, उनकी स्थिति तो बिल्कुल चरमरा गई। एक आध माह तक तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन उसके बाद वो वित्तीय स्थिति उनकी इतनी खराब थी कि वे खुद ही सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं थे। तो उद्योगों में जो कार्यरत श्रमिक हैं उनको वो कहाँ से वेतन दे पाते और मजदूरी दे पाते। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि वो मजबूर हो गए उनको अपनी निकालने के लिए। ठीक है, तो छटनी भी हो गई कई लोगों की, तो उद्योगों में छटनी कर दी गई इसी वजह से। ठीक है, तो ये भारत में जो है ये परंपरा ही नहीं रही है कभी भी। हमारे विदेशों में तो कंपनियों में परंपरा रही है कि अगर इस प्रकार की संकटकालीन स्थिति आ जाए तो एक कॉन्टीजेंसी फंड होती है सभी उद्योगों में। हमारे यहाँ कॉन्टीजेंसी फंड नामक जो है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई विकसित नहीं किया। बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्योगपति को तो है ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो मंझोले और लघु उद्यम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मार तो उन्हीं पे पड़ी। तो इस प्रकार का कोई कॉन्टीजेंसी फंड वाला प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे, इस चीज़ को पकड़ेंगे। ठीक है, जब आप इसकी बातें करेंगे, मैंने जितनी बातें की, थोड़ी सी नियोजकों के प्रति जो है बातें की और नकारात्मक बातें आपको ज़्यादा इसमें थोड़ी दिखाई पड़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है काउंटर में कि मुझे लगता है कि आप केवल प्रतिकूल बातें या कोई डार्क साइड वाले ही फेस देखना चाहते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखना चाहते हो। तो आप बोलेंगे नहीं महोदय, हमारे नियोजक में बहुत ऐसे नियोजक थे जिन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन चूँकि श्रमिकों के पलायन की इतनी बड़ी संख्या रही और मुंबई से, दिल्ली से, गुड़गांव से तमाम जो श्रमिक आए, इसीलिए मैं महोदय उनकी बातें ज़्यादा कर पाया। चूँकि भारत में जितने भी बड़े नियोजक हैं उन्होंने तो सकारात्मक भूमिका निभाई। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप दे सकते हैं कि ऑलवेज हमारे यहाँ टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो सदैव से ही ऐसी प्रतिकूलता की स्थिति पूर्व से ही आ रही है, आज़ादी पूर्व से ही आ रही है, और उन लोगों ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। और इन दिनों तो एक गुजरात के हीरा व्यवसायी जो हैं वो सावजी भाई ढोलकिया, उनका आप उदाहरण दे सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम लोग औद्योगिक संबंध में आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि वो जो है देखिएगा हमेशा दीपावली के अवसर पर अपने जितने श्रमिक हैं उनको कभी फ्लैट्स दे देते हैं, कभी कार दे देते हैं। तो इस प्रकार के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जिससे देखिएगा उनके प्रति औद्योगिक संबंध कितना प्रगाढ़ है। उनके जो श्रमिक हैं वो उद्योग को अपना उद्योग समझते हैं, और जो कार्य संस्कृति वहाँ पैदा होती है कि वो कभी भी अपने उद्योग को घाटा होने जाना नहीं चाहेंगे, उत्पादन कार्य को कभी पीछे ले जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखते हैं कि वो जो नियोजक है वो स्वयं उसको इतना दे रहा है तो वो लॉयल होता उद्योग के प्रति। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जो हैं अगर उद्योगपति हो जाएं
तो हैं पश्चिमी संस्कृति में जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे ऐसी संस्कृति है। आप अभी देखें तो बड़े फेसबुक हो, गूगल हो, ये सब देखिए अपने तमाम आप उदाहरण पेश करते हो। कभी कभी अमेरिका की बातें हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ इस लॉकडाउन के प्रति वो भी समझिए, देखिए। तो उन्होंने क्या किया कि फेसबुक और गूगल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इस जितनी कंपनियां हैं वो सब क्या की हैं, वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क टू होम करना है और प्लस उनको घर पर काम करने के लिए अलग से अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। इस कोविड से निपटने के लिए अपने आपके रिफ्रेशमेंट के लिए वो अलग से वेतन से अतिरिक्त पैसे दिए। सबके $6,000 तक उन्होंने दिया फेसबुक ने। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कैसी का सरकार ने बच्चे से लेकर के वृद्धों तक सबके खाते में, एक एक व्यक्ति को बिना कास्ट क्रीड इस सबको ध्यान में रखे बिना हर एक व्यक्ति के खाते में लॉकडाउन के पीरियड में पैसे गए। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ इतनी स्थिति अच्छी नहीं, तो श्रमिकों जो बीपीएल के लोग हैं, जो श्रमिक हैं वर्ग हैं, उन्हीं लोग तक सीमित रखा गया, या फिर किसान को तक सही सीमित रखा गया। वहाँ ऐसी कोई विभेदीकरण नहीं की गई, उस सबको दिया गया, या हर व्यक्ति हर बच्चे तक के अकाउंट को गिन करके पैसा दिया गया। तो आप वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, हमारे यहाँ उतनी पैसे नहीं है, तो ये व्यवस्था होगी। ठीक है, तो ये आप उनकी चर्चा करेंगे तो ये होगा कि सकारात्मक पक्ष भी आएगा। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान सरकार ने नई श्रम नीति 2020 लाई है, क्या यह नीति औद्योगिक संबंधों में गिरावट पैदा करेगी, ह्रास पैदा करेगी? तो आप बताएंगे कि महोदय, लॉकडाउन के होने से संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई। ठीक है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा और उसे पुनः पटरी पर लाने के लिए कुछ उत्पादकों को, जितने उत्पादक हैं उनको कुछ आर्थिक रियायत देने की आवश्यकता है। इसीलिए ये नई श्रम नीति लाई गई और साथ ही इस स्थिति को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थिति पैदा हुई है, इसका अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए भी इस नई श्रम नीति को लाया गया। आप बताएंगे कि चूंकि चीन इस के लिए उत्तरदायी विभिन्न देशों के द्वारा ठहराया जा रहा है, जो विकसित राष्ट्र हैं वो लोग चीन को ही कोविड को फैलाने का दे रहे हैं कि वहीं से फैला है, वही उत्तरदायी है। तो इसलिए चीन के प्रति लोगों का दुराव उत्पन्न हो रहा और चीन को के जो उत्पाद को लोगों को बैन कर रहे हैं, तो इसमें कई विकसित राष्ट्र जो हैं वो अपने यहाँ जो चीन में जो उद्योग लगा रखा था, वहाँ से वो चीन से अपने उद्योगों को निकालने की घोषणा कर दी। अब ये अवसर देखा भारत ने इसी अवसर की तलाश की और देखिएगा कि आप आत्मनिर्भर योजना, ठीक है, नई स्टार्टअप नीति, ये सब सारे चीज़ों को फ्लरिश किया। तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो सब अपनी अपनी नीतियां में उसी अनुरूप नीतियों में चेंजेस लाई। तो इसमें क्या है कि वो अवसर तलाश रहे हैं कि उन्होंने का सोचा कि अगर वहाँ से लोग अपने उद्योग लेकर के हटा रहे हैं तो भारत लेकर के आ जाएंगे और भारत में वो अवसर के तलाश। आप बोलेंगे कि महोदय, चूँकि ये उचित अवसर था कि विदेशी जो निवेश है उसको हम लोग आकर्षित करें, इसलिए हम लोगों ने अपनी श्रम नीति में परिवर्तन किया। क्योंकि हमारी जो श्रम नीति है वो बाधक बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे हड़ताल और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसके कारण जो है उत्पादक जो है वो अपने यहाँ उत्पादन, कोई भी उत्पादक यहाँ इसलिए आएगा बेनिफिट कमाना, और इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न करेंगे श्रमिकों वाली, तो सस्ता श्रम अवश्य है हमारे यहाँ, लेकिन वो अवरोध अगर उत्पन्न करेंगे तो वो उसको हानि होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये 3 वर्षों के लिए ये सारे जो श्रम कानून है वो स्थगित रहेंगे, कोई भी इसमें जो है हम लोग इसको नहीं आगे लागू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसमें मैं आगे आऊँगा, बताऊँगा कि इसमें कहा कि जो श्रम नीतियाँ होंगी वो इस 3 सालों में लागू नहीं रहेंगी। तो आप आइए, निवेश करिए, ठीक है,
तो ये उनको यहाँ पे आकर्षित करने के लिए और अपनी जो उत्पादन कार्य है उसमें गतिशीलता लाने के लिए नई श्रम नीति में चेंजेस लाया गया। हाँ, ये अवश्य लगेगा, उसमें चेंजेस में क्या क्या है मैं उस पर आऊँगा अभी, लेकिन उसमें ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इससे ज़रूर होगा कि श्रमिक के जो अभी वेलफेयर हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुठाराघात दिखाई पड़ती है। लेकिन आप कहिएगा कि श्रमिकों को समझाने की आवश्यकता है कि इस कोविड के पीरियड में अगर क्या चाहते हैं आप लोग, जो श्रम संघों को भी समझाने की आवश्यकता है कि अगर इंडस्ट्री उद्योग चलेगा ही नहीं तो फिर श्रम संघ का अस्तित्व और श्रमिकों का अस्तित्व भी समाप्त है। तो उद्योग में गतिशीलता लाइए, उद्योग में और तेजी से फ्लरिश करे, और लोग निवेशक आएंगे तो अल्टीमेटली उन्हीं का फायदा होगा और श्रमिकों का नियोजन बढ़ेगा और लोग काम कर सकेंगे। तो ये फायदा लॉन्ग टर्म में उन्हीं को होने वाला है। ये अवश्य है कि उनके कार्य के घंटे जो की अवधि है वो बढ़ाई गई, लेकिन उसके लिए कहा गया कि उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। 8 के घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन ये 3 सालों के लिए ही है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कहा कि आपको ज़बरदस्ती काम करना है। अगर आपका शरीर नहीं गवाही दे रहा तो आप उसको कर सकते हैं, काम को के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि श्रमिक की छटनी होगी, कर सकेगा, तो वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, वो नियोजक की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो सरकार ने जो ये 3 बातें उन्होंने कहा कि जो छटनी के संबंध में जो नियम है उसको नियोजक को फॉलो करना होगा, ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि काम पे रखा तुरंत निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि उसके लिए आप फिर न्यायाधिकरण में नहीं जा सकते, ये हटा दिया। यानी कि न्यायालय का जो है, जो जितने भी ट्रिब्यूनल थे उसकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो 3 साल के लिए फ्रीज रहेगी, ध्यान में रखिएगा। जो आप LSW में पढ़ते हैं तो वो फ्रीज है बेटा। ठीक है, वो अब नहीं पूछेगा, अभी केवल इसी के बारे में पूछ के रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है प्रश्न और आ सकता है कि बिहार सरकार ने कौन सी श्रम नीति बनाई है। बिहार सरकार ने भी इसको बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार बना चुकी है और सरकारें भी बना रही हैं तेजी से। तो आप बोले कई सरकारें बना रही, कोई संख्या मत बताइएगा, बिहार सरकार के बारे में पूछा जाएगा। बिहार सरकार ने श्रम नीति 2020 में क्या क्या चेंजेस लाए। ठीक है, आप ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, मैं क्लास वाइज बोल रहा हूँ, इसको लिख के याद कर लेना है। 50 से कम श्रमिक वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, उससे बाहर रखे गए हैं। पर ये अभी 20 है, 20 से जो भी अधिक वाले श्रमिक वाले कारखाने थे वो श्रम कानून के दायरे में आते थे, इसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, 3 वर्ष तक जितने भी लेबर कानून है, लेबर लॉ है, वो सब इस फ्रीज रहेंगे। लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं करेगा, बहुत बड़ा चेंजेज है। यानी कि इंस्पेक्टर राज को 3 साल के लिए समाप्त। ठीक है, एकदम निर्विवाद रूप से सभी को आना है, अपने कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। और कहा लाइसेंस के लिए जो आवेदन आप करेंगे, उद्योग का जो पंजीकरण के लिए आप आवेदन करेंगे, उसके लिए मैक्सिमम 30 दिन का समय था कि पंजीकरण में 30 दिन का समय लिया जाता था। उन्होंने कह दिया कि 1 दिन में आपको मिलेगा लाइसेंस, 1 डे। बहुत बड़ा चेंजेज है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 वर्ष तक जो कार्य दिवस होगा वो 12 घंटे का होगा, परंतु 6 घंटे के बाद आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। ठीक है, काम शिफ्टिंग में किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, रात्रि में भी लिए जा सकते हैं, दिन में भी लिए जा सकते हैं, कोई इसको नकार नहीं सकेगा। ठीक है, श्रमिकों की जो कार्रवाई में श्रम विभाग और जो श्रम न्यायालय हैं वे इस प्रकार का कार्य अभी नहीं करेंगे 3 वर्षों तक। ठीक है, उद्योगों में 61 प्रकार के रजिस्टर रखे जाते थे। जब निरीक्षण के दौरान जो निरीक्षण करता है वो सब रजिस्टर मंगवाता, सबको उसको जांच करता, देखता। कहा अभी
सिर्फ एक रजिस्टर रखना है, यानी किसी प्रकार के इस जो कहें जितनी भी आप कागजी कार्रवाई है उस सब पर अभी अंकुश लगा दिया गया। ठीक है, 13 रिटर्न दाखिल करने होते थे, अब उसकी जगह एक रिटर्न दाखिल करने पड़ेंगे। उद्योगों को एक रिटर्न सिर्फ दाखिल करना है 13 रिटर्न की जगह। ठीक है, तो ये जो है बातें हमारी बिहार श्रम नीति के तहत जो नई श्रम नीति है, अब ये कहाँ तक कारगर होगा, इसके अतिरिक्त क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी निवेश के लिए क्या आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा, भूमि हम लोगों को देनी होगी, सरकारें भूमि सहज रूप से उपलब्ध कराए। ठीक है, बिजली और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उपलब्ध कराए, तभी देश में हमारे राज्य में औद्योगिक विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, अब वो औद्योगिक विकास वाले पर जब मैं आऊँगा उसमें बात करूँगा। इतनी बातें औद्योगिक श्रम की है बेटा, संबंध की है, औद्योगिक संबंध के विषय में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के विषय में इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैंने वर्तमान संदर्भ में लेके जो प्रश्न किए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बहुत तुम लोग तो सब मंदिरों में जाते हो, मत्था टेकते हो। ठीक है, बच्चों की बड़ी आदत होती है, मैं पीसीएस के बच्चों को बोलता हूँ आप लोग बहुत घूमते हो। ठीक है, मंदिर मंदिर घूमने की आदत पड़ी हुई है, वहाँ से मटेरियल, वहाँ से मटेरियल, यहाँ से मटेरियल, तरीका ही गलत। अरे एक अच्छे टीचर्स को मार्गदर्शन लो और खूब पढ़ो, ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रमाणिक किताब, अच्छी किताब है उसी को गूढ़ता के साथ पढ़नी है, उसके डायमेंशन को समझना। ठीक है, मैं मेंस की भी तैयारी के संबंध में बताऊंगा कैसे प्रश्न के उत्तर के डायमेंशंस को लिखना चाहिए, अच्छे अंक कैसे आएंगे, इन सब पर मैं बातें करूंगा। मैं इंटरव्यू के लिए बातें कर रहा हूं, मैं मेंस से और पीटी सब की बातें करूंगा। अब मुझे भी बहुत आनंद आने लगा, मैं प्रत्यक्ष पढ़ा के बहुत महसूस करता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब पहले मेरे लिए बाधक होता था कि छुट्टी जब मिलती थी मैं सैटरडे संडे उसमें क्लास लिया करता था। अब तो मैं कहीं भी ऑफिस से लौटूंगा और आपको पढ़ाते रहूँगा, कहीं भी आने, तो मुझे ये भी आनंद आ रहा और मैं आपको पर डे आपसे मुखातिब हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी मुझे मेरे लिए बढ़िया है और मैं निरंतर देता रहूँगा, पीटी मेंस इंटरव्यू तक की तमाम बातें, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, इवन दरोगा का भी तैयारी करने वाले लोग हों, मैं सब के लिए बना। ठीक है, मैं जितने संभव हो सकते हैं सब लोग पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, जो समस्याएं हैं मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, ध्यान में रखें। और जो कभी मोरालिटी पर मैं बात करता रहता हूँ, मैं करूँगा, हमेशा करता रहता हूँ कि मैं हमेशा मेरी शुरुआत यहीं से होती है कि आप वॉट एवर क्या बने, एक क्लर्क बने या आईएएस बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूर बने। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा अधिकारी भी हो सकता है। ठीक है, जो समाज के लिए कार्य करेगा, और एक अच्छे अधिकारी में क्या गुण हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा। यही सब चीज़ें आपके साक्षात्कार के लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद।